हेलो एवरीवन। तो 45 डेज सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 27 और इससे पहले हम 26 क्लास कर चुके हैं। और आपको बता दें कि 27 क्लास ऑलरेडी मैं पहले का बना चुका था, बट वही है कि फाइल फॉर्मेट करके ऐसा कुछ दिखा रहा था और वो सपोर्ट नहीं करा। और ऐसे शायद बहुत सारी वीडियो में किसी वीडियो में ऐसा होता है कि आपका वीडियो बन जाती है लेकिन वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है। आपके लिए 30 मिनट का वीडियो हो सकता है, बट इस 30 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और 30 मिनट टोटल अगर एक वीडियो में अगर बात करेंगे ना कि एक वीडियो बनाने के पीछे कितना टाइम लगता है, तो 1.5 से 2 घंटा। अगर 30 मिनट की वीडियो है तो उसमें लगा लो कि 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगना ही लगना होता है। पूरे टाइम में क्या चीज़ बोलना है, कैसे बोलना है, क्या चीज़ कैसे बोलना है ताकि चीज़ें समझ में आए, क्या करना है इस चीज़ से, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे इस चीज़ को डिवाइड करना होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत समझा करो, और कोई भी डाउट होता है या चीज़ें रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो क्लास नंबर 27 है, टारगेट है 5 क्लास में आपका फिजिक्स कंप्लीट करने का। और फिजिक्स में हम इतना ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम टाइम में हमें सिर्फ मेन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो करना है। फिर भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा है जो आपका रह जाता है टॉपिक वाइज में, तो वो आपका PYQ में कवर हो जाएगा। फिजिक्स कंप्लीट करते ही हर एक का मैं PYQ दे दूंगा। और हर एक सेक्शन के, जैसे आपका मीट का मैंने दिया था 500 प्लस क्वेश्चन थे, एंशिएंट के सेम ऐसे होंगे, आपका मॉडर्न के होंगे, उसके बाद पॉलिटी के रहेंगे, हाँ शायद 1000 या 1500 क्वेश्चन आसपास। ज्योग्राफी के सेम चीज़ रहेगा। ऐसे हमारा फिजिक्स है तो फिजिक्स के मैं PYQ जैसे हमारा फिजिक्स होता है तो ये PDF फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे सब डाल दूंगा। तो PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना। इसके बाद क्लास नंबर 1 में ऑलरेडी हमने इससे पहले कर लिया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमारा क्लास नंबर 2 स्टार्ट हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता ही है कि सेंटर पे पूरा भार आपका रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता है, झूला इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे, ठीक है। या फिर आपका किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र, डेफिनेशन क्या होता है, उसका समस्त वस्तु का समस्त भार पर कार्य करता है, ठीक है। वस्तु का जो भार है वो गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर काम करता है। कहाँ की ओर, नीचे की ओर काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे संतुलन है, ये तो आपको पता ही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर पे पूरा वेट होता है, तो उस टाइप से आपको पता ही है, ठीक है। और कहाँ पे काम करता है, नीचे की ओर काम करता है, ठीक है। संतुलन के टाइप 3 टाइप के होते हैं, वैसे नहीं पूछेगा तो इसको आप स्किप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या करना है क्या नहीं करना है, बस यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट दिए ना, इसको आपको लर्न करना है, चीज़ें याद रखना है। पहला पॉइंट कि वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो अधिकाधिक नीचे की ओर होना चाहिए। सेकंड चीज़, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कहाँ से गुजरनी चाहिए, वस्तु के आधार से, ठीक है। पॉइंट पूछा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, तीनों की डेफिनेशन, ठीक है। जो कार्य है, कार्य क्या होता है, कार्य मतलब होता है ये है कि कार्य की जो माप है, जो इकाई है वो बराबर होती है किसके, बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन की गुणनफल के। यानी बल गुणा विस्थापन बराबर क्या होता है, हमारा कार्य होता है। इसकी डेफिनेशन याद रखना। सेकंड, अगर एंगल दिया हुआ तो बल तो W बराबर FS cos थीटा आपको लग जाएगा, ठीक है। अगर एंगल दिया है तब हमें कार्य निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक। तो दोनों ही फॉर्मूला याद रखना। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल आ रहा है तो बल से ने इस चीज़ को, कार्य को क्या बना दिया, अदिश राशि बना दिया। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि अदिश राशि कौन सी होती है, V वाले, बल वेग विस्थापन त्वरण ये वाले। और उससे आवेग भी हो जाएगा, संवेग भी हो जाएगा, इससे आपका बलागुण हो जाएगा, उससे आपका कार्य वाला भी क्या हो गया, अदिश हो गया, ऊर्जा भी हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे बल आ गया वहाँ पे आपका हाँ क्या हो गया, अदिश राशि बना देगा उसे। तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक जूल है, ठीक है। ऊर्जा सेम चीज़ है, कार्य में जो कार्य करने की जो क्षमता है वही हमारा ऊर्जा हो गया। तो ऊर्जा की मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जो कार्य की है, ठीक है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, कार्य अदिश राशि है तो ऊर्जा भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, और इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। कार्य द्वारा जो प्राप्त ऊर्जा है ना उसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ये 2 टाइप की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन से ज़्यादा उसका वो फॉर्मूला बहुत बार पूछता है, तो आपने काफ़ी पढ़ा भी होगा इससे पहले। गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। गति ऊर्जा बराबर हाफ mv²। m यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान, और v यहाँ पे क्या होता है, वेग होता है, ठीक है। बाकी डेफिनेशन वैसे नहीं पूछता वो, गति ऊर्जा, काइनेटिक, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा की। सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड आपका है स्थितिज ऊर्जा यानी आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। m यहाँ पे क्या होता है, आपका मास यानी द्रव्यमान, g यानी ग्रेविटी यानी गुरुत्व त्वरण हो गया, और h यानी हाइट यानी ऊंचाई हो जाएगा। तो दोनों याद रखना। आप सेकंड चीज़ जो ऊर्जा संरक्षण का नियम बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत बहुत ईजी है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा क्या होती है, वो एक रूप से हम उसे दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, ठीक है। विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का जो परिमाण है वो स्थिर रहता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये हो गया, सिंपल सा है। अब यहाँ पे ऊर्जा स्थानांतरित रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण जैसे, और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बॉक्स जो है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन क्योंकि डायनेमो वाले से बहुत बार पूछा हुआ है कि डायनेमो क्या काम करता है। डायनेमो करता है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती, अब फाइनल रिजल्ट देखो, मोमबत्ती क्यों जलाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा है, प्रकाश है, ऊर्जा वो प्रकाश, तो ये किस में चेंज करेगा, प्रकाश और उष्मा को, किस में, किसको, रासायनिक, क्योंकि जब रासायनिक क्रिया होगी जब, ठीक है, तभी तो उस पर क्या होगी, आग लगेगी, और आग से क्या होगा, तभी वो जलेगा, ठीक है, तभी वो जलेगा ना रासायनिक के बाद, और जलेगा तो वो प्रकाश करेगा। माइक्रोफोन क्या करेगा, माइक्रोफोन क्या होता है, ये क्या करता है, विद्युत में, ठीक है। और लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में करते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर जब हम जोड़ेंगे लाइट से तभी वो क्या करेगा, तभी वो स्टार्ट होगा, तभी ध्वनि आएगा, ठीक है। इस टाइप से सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल क्या करेगा, सौर ऊर्जा को, सौर ऊर्जा लेगा फिर उसे विद्युत में चेंज करेगा, ठीक है। ट्यूबलाइट क्या करेगा, प्रकाश में चेंज करेगा विद्युत को। विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत को यांत्रिक में। विद्युत बल्ब क्या करेगा, वो भी प्रकाश में करेगा, लेकिन विद्युत ऊर्जा को। अब ये सब कैसे होंगे, विद्युत से कनेक्ट होंगे ना, ट्यूबलाइट आपका विद्युत से कनेक्ट होगा। लाउड स्पीकर जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो लाउड स्पीकर जब हम कनेक्ट करेंगे तभी वो क्या करेगा, ध्वनि का। ट्यूबलाइट जब हम उसे विद्युत से कनेक्ट करेंगे तभी वो प्रकाश में होगा। विद्युत मोटर जब हम उसे विद्युत से कनेक्ट करेंगे, विद्युत बल्ब भी विद्युत से कनेक्ट करेंगे। विद्युत सेल, सेल क्या करता है, सेल विद्युत से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये रासायनिक को उष्मा में चेंज करता है। और सितार जो है वो यांत्रिक को ध्वनि में। फाइनल सितार से क्या होती है, ध्वनि आती है। तो इस टाइप से चीज़ें याद करना है। संवेग और गति ऊर्जा में एक रिलेशन है, क्या होता है, P²/2m होता है। P यहाँ पे किसका साइन है, संवेग का, ठीक है। और संवेग बराबर है, एक और फॉर्मूला है mv, ठीक है, मास इंटू द्रव्यमान हो जाएगा। और एक और पॉइंट यहाँ पे अर्थात करके लिखा हुआ है कि अगर हम संवेग को दोगुना करने पर गति ऊर्जा क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाती है, बस ये ध्यान रखना। सेम चीज़ है कि पावर यानी शक्ति का क्या होता है। तो शक्ति की अगर बात करें यानी पावर क्या होता है, देखो पावर क्या होता है, इससे पहले हमने क्या करा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ लें। कार्य का क्या होता है, कार्य यानी किसी यानी बल, बल गुणा विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य करने की क्षमता होती है ऊर्जा, और कार्य करने की दर होती है शक्ति, ठीक है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक तो पता था आपको, जूल है। अब शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। कार्य करने की दर का मतलब होता है कार्य यानी W, कितना टाइम में किया गया वही हमारा शक्ति होता है। इसका मात्रक हो जाएगा वाट। और ये जो है यहाँ पे जो पॉइंट याद रखना है कि शक्ति बराबर हमारा यहाँ पे कार्य बटे समय, और जूल पर सेकंड भी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वैसे यूनिट जूल पर सेकंड। इसके बाद या फिर 10⁻7 अर्ग पर सेकंड, ये ध्यान रखना है। 10 की पावर 1 किलोवाट तो पता ही है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 मेगा में 6 होता है। शक्ति की एक और मात्रक होता है जिसे कहते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, शक्ति का, ठीक है। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 46 वाट। ये बहुत बार पूछा हुआ है। या फिर आपका बोलेगा कि 1 किलोवाट में कितने अश्व शक्ति होते हैं, 1.34 हॉर्स पावर, ठीक है, अश्व शक्ति। वाट सेकंड की अगर बात करें तो ये तो वाट, ठीक है, वाट सेकंड, जैसे 1 वाट, ये वाला पॉइंट 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये वाला पॉइंट भी नोट करना। अभी लास्ट में मैं एक बार बता दूंगा क्या क्या पॉइंट हमें और ज़्यादा अच्छे से याद करना, बट यहाँ पे चीज़ें मैं बता रहा हूँ। क्या स्किप करना है, क्या चीज़ याद करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो रह जाएगा वो PYQ के अंदर कवर हो जाएगा, वो ऑलरेडी मैंने बोल दिया। गुरुत्वाकर्षण की अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण यानी न्यूटन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमें सिर्फ ये चीज़ याद रखना है, एक फॉर्मूला याद कर लेना, F=G m1m2/r²। टाइम कम है, टाइम कम की वजह से मैं इतना डिटेल में यह चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम में हमें ज़्यादा करना है, 25 to 30 डेज़ है, तो उसमें हमें चीज़ें कवर करनी है। जी यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल जी यहाँ पे होता है एक नियतांक, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस कैपिटल जी का मान आपको याद रखना, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। अब ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ से आप जब आप जी को यहाँ करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F × R²/m1m2। ये आपका मास हो जाएगा, यानी 2 बार आपका kg का स्क्वायर हो गया, F का न्यूटन हो जाएगा, और R² यानी आपका क्या हो जाएगा, ये दूरी के लिए यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे दूरी का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद अगर बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ग्रेविटी का मान पहले तो स्मॉल जी का मान 9.8 इंटू 10⁻9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ग्रेविटी किस किस पे डिपेंड नहीं करती है, उसके रूप, आकार और द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती है। अब जी के मान, स्मॉल जी के मान में कहाँ कहाँ चेंजेस होता है, कैसे कैसे चेंजेस होता है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 के 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके। पहला पॉइंट
कि कहाँ ऊपर इस पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर नीचे जानते हो जी का मान क्या होगा, कम होगा, चाहे हम ऊपर की तरफ जाएं नीचे की तरफ। सबसे ज़्यादा होता है ध्रुव यानी पोल पे सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम आपका इक्वेटर यानी आपका विषुवत रेखा पे होता है। और जो है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर ये उल्टा चलता है तो जी का मान कम होगा और घटने पर जी का मान बढ़ेगा। तो स्मॉल जी के 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपका पूछा हुआ है। लिफ्ट वाले से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिफ्ट में क्या क्वेश्चन आता है कि लिफ्ट में ये है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में जो बाहर है वो कैसा होता है, बढ़ा हुआ मिलता है लिफ्ट पिंड का बाहर, और जब नीचे की ओर आती है तो बाहर कम मिलता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे जाता है तो वो भारहीनता यानी कोई भी भार में चेंजेस नहीं मिलता है। ठीक है, तीनों पॉइंट यानी ऊपर जाने पर बढ़ा हुआ, नीचे जाने पर कम हुआ। आप खुद भी देखो ना, जब आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो आपको वो ऐसा लगता है कि वेट आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है, नीचे की ओर आ जाता तो आपको वेट कम लगता है क्योंकि वो बहुत, ठीक है। अब जब एक ही समान वेग थे तो कोई चेंज नहीं लगेगा, ठीक है। ये ऊपर, ठीक है। सेम चीज़ फोर्थ वाला, जब नीचे उतर समय जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो आपको क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भार कैसा लगता है, शून्य लगता है, ठीक है, भारहीनता। जब लिफ्ट जो है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण, ये ध्यान रखना, जब त्वरण जो है वो गुरुत्व त्वरण से ज़्यादा हो तब क्या होगा, तब जो उस पिंड है यानी जो पिंड है उसका वो फर्श से जाकर उसके टकराएगा, ठीक है। तो ये हमारा वेट के हिसाब से याद रखना है और ये हमारा स्मॉल जी की वैल्यू याद रखना है। तो 5 पॉइंट ये रहे और हमारे 5 पॉइंट ये रहे जो बहुत है। बाकी ग्रहों के केपलर लॉ, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया, केपलर ने दिया था, ठीक है। ये यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से बन गया क्वेश्चन। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे, केपलर ने दिए थे। कैसी किस कक्षा में जो है परिक्रमा करता है ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर, कैसी कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। और ग्रह इनका प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग यानी एरियल वेलोसिटी क्या होता है, इनका नियत रहता है, ठीक है। एरियल वेलोसिटी क्या रहता है, इसका नियत रहता है। सेम चीज़ परिक्रमण काल से, परिक्रमण काल जो होता है, परिक्रमण काल किसे कहते हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाते हैं उसको हम परिक्रमण काल कहते हैं। बस ध्यान रखना है कि परिक्रमण काल जो होता है वो r³ होता है यानी अनुक्रमानुपातिक होता है। किसके, सूर्य, ग्रहों की सूर्य से औसत दूरी यानी दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती। और ये पूछा होता है कि जो परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो जो दूरी है उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी सूर्य से हम सूर्य से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल जैसे बुध है, बुध सबसे पास है तो उसका परिक्रमण काल भी सबसे कम है, और जो वरुण है वो सबसे दूर है तो उसका परिक्रमण काल भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो टी यानी आर जितना ज़्यादा होगा टी भी उतना ज़्यादा, आर जितना ज़्यादा होगा टी उतना ज़्यादा होगा, आर जितना कम होगा टी भी उतना कम होगा। बस ये कहना चाहते हो। उपग्रह की बात करें, उपग्रह क्या होता है, जो उपग्रह ये होता है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें कहते हैं उपग्रह। जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा किसके चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य के। तो सूर्य का जो उपग्रह है वो क्या हो जाएगा, चंद्रमा हो गया। अब यहाँ से पॉइंट आपको क्या रखना है, उपग्रह का जो कक्षाचाल है, बस ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, उपग्रह का जो कक्षाचाल है किस पे डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। पॉइंट नंबर 1। पहला वाला भी आप कर सकते हो, ठीक है। उपग्रह का कक्षाचाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, ऊंचाई पर, और किस पे निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर। ये दोनों पॉइंट याद रखना। बाकी परिक्रमण काल की डेफिनेशन याद रखना, कक्षा की परिधि बटे कक्षाचाल। यहाँ पे पॉइंट दोनों यहाँ पे रिपीट हो गए, ये पॉइंट अभी हमने ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है। भूस्थायी उपग्रह किसे कहते हैं, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। ध्यान रखना, भूस्थायी उपग्रह जो है ये उपग्रह जो है पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, 36,000 किलोमीटर। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो भी उपग्रह होंगे उन्हें कहेंगे हम भूस्थायी उपग्रह, ठीक है। और ये आर्थर सी क्लार्क ने इसकी कल्पना की थी। प्लाइन वेग से क्वेश्चन ये पूछता है कि प्लाइन वेग क्या होता है। ऐसा वेग अगर हम किसी भी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं, लेकिन उस किस वेग से, 11.2, ये ध्यान रखना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर हम फेंकते हैं तो वो जो है वापस नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी वेग को क्या कहते हैं, प्लाइन वेग कहते हैं। डेफिनेशन सिंपल सा है, प्लाइन वेग वह न्यूनतम वेग है जो जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है और फिर वापस नहीं आता है। पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इससे अधिक वेग से फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर, तो वो पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। और सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना वो ये है कि जो कक्षीय वेग होता है, जो प्लाइन वेग होता है, वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। और एक क्वेश्चन पूछा होता है कि जो प्लाइन वेग है, प्लाइन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है, √2 गुना होता है। ठीक है, वही पॉइंट में एक और इम्पॉर्टेंट, जितने भी PYQ के MCQ फॉर्म है, इसके बाद उसको करना है। तो उसको करने के बाद आपका ऑलरेडी जितने भी PYQ आपके पूछे होंगे, ठीक है, NTA ने और TCS ने, तो वो सभी कवर हो जाएंगे। तो PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही है, टॉपिक वाइज में कोई पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो PYQ में कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं दाब की, बात करते हैं दाब यानी प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर, दाब का मात्रा क्या होता है, पास्कल। दाब अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो दाब का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी जो है पृथ्वी के बल और जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, दाब। यानी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का मात्रा पास्कल होता है, या फिर आप यहाँ से फोर्स का न्यूटन हो जाएगा और एरिया का मीटर स्क्वायर, आप बोल सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी, ठीक है। और अगर बल आ गया तो ये इससे क्या बना देगा, अदिश राशि बना देगा दाब को। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब के कारण जो है क्या क्या चीज़ें होती है। वायुमंडलीय दाब बहुत बार पूछा हुआ है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि बार होता है, और एक बार बराबर भी आपको याद रखना है कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब जो है, ठीक है, एक बार के बराबर है, यानी आप बोल सकते हो कि 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो वायुमंडलीय दाब है वो किसके बराबर होता है, एक बार के बराबर होता है। अब इसके एग्जाम्पल वायुमंडलीय दाब के बहुत बार पूछा होता है, जो इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। इसके रीज़न क्या होता है, इसी वजह से जो है पहाड़ों पे यानी ऊंचाई पे अगर हम खाना बनाते हैं तो वहाँ पे हमें कठिनाई होती है, ठीक है, खाना देरी से बनता है, आप कह सकते हो। वायुमंडल में बैठे हुए अब हाइट पे है, ऊंचाई पे है, फाउंटेन पेन से शाही क्या होता है, गिर जाता है, किसके कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण। वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है, बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। इससे हम क्या नापते हैं, इससे हम मौसम का अनुमान लगा सकते हैं कि मौसम आगे कैसे रहने वाला है। एग्जाम्पल जैसे हमारा बोलता है, अगर वायुमंडलीय दाब का जो पाठ्यांक है, जो रीडिंग आप कह सकते हो ना, पाठ्यांक है, अगर वो एकदम से नीचे जाता है इसका मतलब क्या होता है, आंधी आने वाली, बहुत बार पूछा हुआ है। अगर धीरे धीरे नीचे जाता है इसका मतलब बारिश होने वाली है, और धीरे धीरे ऊपर जाता है इसका मतलब मौसम साफ रहने की संभावना है। तो ये इंडिकेशन है 3 चीज़ के, कि आंधी कब आ सकती है, बारिश कब हो सकती है, और मौसम कब साफ हो सकता है, ठीक है। बाकी द्रव में दाब, इसका फॉर्मूला याद रख देना, HDG। H आपका होता है हमारा हाइट यानी गहराई हो गया, D यानी आपका डेंसिटी हो गया, और G यानी ग्रेविटी हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटी यानी गुरुत्व त्वरण हो जाएगा। द्रवों में दाब के नियम, ये इसको थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भैया, एक बार आप पॉइंट पढ़ लेना, बट इतना नहीं आया हुआ है, अगर आया होगा तो PYQ में कवर हो जाएगा, इसको आप स्किप कर लेना। द्रव दाब पास्कल, पास्कल के नियम यहाँ पे पूछ लेता है। पास्कल के 3 नियम यहाँ पे दिए थे उन्होंने। पास्कल के नियम का पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा वाला बहुत बार पूछता होता है कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, या हाइड्रोलिक ब्रेक, या हाइड्रोलिक, ये इंपॉर्टेंट है। बोलेगा जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किसके नियम पे काम करता है, पास्कल के नियम पे। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किसके नियम पे काम करता है, पास्कल के नियम पे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कि जो द्रव का दाब होता है, द्रव का दाब वो उस बात के किस पे, आकार किस पे निर्भर नहीं करता, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें वो द्रव रखा जाता है। बाकी ये गलनांक और क्वथनांक पे, जैसे गलनांक पे अगर बात करें, गर्म करने पर जिनका आयतन बढ़ता है, एग्जांपल जैसे मोम, तो मोम को अगर हम गर्म करेंगे तो वो क्या होता है, पिघल के वो फैल जाता है, यानी उसका आयतन बढ़ जाता है। घी सेम चीज़ है, गर्म करेंगे तो ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो उनका दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, जैसे एग्जांपल बर्फ़, तो बर्फ़ जैसे बड़ा है, हमने गर्म किया तो इसका एरिया क्या, आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ता है आयतन तो दाब बने गलनांक भी बढ़ जाता है, और कम होता है तो दाब जो गलनांक है वो भी कम हो जाता है। ये है इसका एग्जांपल। सभी द्रवों का जो क्वथनांक है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, ये पॉइंट। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल का मतलब ये हो गया बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे क्या कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स, यानी ऊपर की ओर जो बल लगाता है उसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, ठीक है।
इसका अध्ययन किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। और इसी से हमें आगे जाके भी मिलेगा क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत भी मिलेगा आगे। देखो पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ये वाला, उत्प्लावन बल जो है द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान क्या होता है? अधिकतम हो जाता है। ठीक है, उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि भार में ये कमी जो है वो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत। जैसे तैरना हो गया, तैरना वाले में आप देखोगे जब तैरना स्विमिंग वाला, तो वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कनेक्ट कर सकते हो। बस आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको एकदम बिल्कुल जैसा है वैसे आपको कॉपी करना है। प्लावन का नियम यहाँ पे थोड़ा बहुत इस पॉइंट को, 2 पॉइंट को आप याद कर सकते हो प्लावन के नियम के। पहला, संतुलित अवस्था में तैरने पर अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करता है। और सेकंड, ठोस का गुरुत्वाकर्षण हटाए गए द्रव के गुरुत्वाकर्षण दोनों एक ही उद्धृत रेखा में होने चाहिए। ऊपर की ओर लगाता है फोर्स, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, बस वही है। घनत्व की डेफिनेशन याद करना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका मात्रक आपको पता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और आयतन का मीटर क्यूब होता है। तो 2 किलोग्राम मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व का क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का घनत्व। बहुत बार पूछा हुआ है कि 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका कोई मात्रक नहीं है। तो आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं है, ये पॉइंट याद रखना। और आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं ये भी ध्यान रखना। ये लास्ट में भी हमारा आएगा कि किससे क्या चीज़ मापी जाती है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, सेकंड चीज़ हम बोलते हैं कि सामान्य जल की अपेक्षा जो है तैरना आसान होता है उसमें, तो उसका रीज़न क्या होता है? अपेक्षिक घनत्व ही होता है। ठीक है, घनत्व होता है। जैसे हो ना, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, इसलिए उसमें क्या होता है? तैरना आसान होता है। सेकंड चीज़, जब बर्फ़ जो है समुद्र के पानी में तैरती है तो उसका कितना आयतन जो है दिखाई देता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पॉइंट नोट करते हुए चलना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1/10 बार। किसी बर्तन में अगर पानी भरा है तो उस पर बर्फ़ तैर रही है, तो बर्फ़ अगर पूरी तरह से पिघल जाए तो पानी का जो तल है वो क्या होगा? वो बढ़ता नहीं है, वो जबकि वो पहले के जैसा रहता है। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत बार पूछा हुआ था। 4 पॉइंट भी आपका पूछा होता है। 4 पॉइंट, नमक के घोल का घनत्व जो है अंडे के घोल से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा क्या होता है? तैरता है। तो घनत्व ज़्यादा होता है, यही रीज़न होता है तैरने का। जैसा हमारा पानी, समुद्र और सामान्य जल पड़ा था, सेम चीज़ ये हो गया। ठीक है, दूध की शुद्धता हम किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर। कभी भी दूध मापी नहीं देगा वो, क्योंकि दूध मापी अगर देगा तो आराम से इजली वो लैक्टोमीटर करके देता है। ठीक है, अब होता है मिड कैन, यानी आपका मेटा सेंटर क्या होता है? तो मेटा सेंटर को थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो। तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए शर्तें। जैसे मेटा सेंटर है तो मेटा सेंटर कुछ पॉइंट की मेटा सेंटर जो है वो गुरुत्वाकर्षण के ठीक ऊपर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे वैसे पॉइंट आप स्किप कर सकते हो मेटा वाला। चलिए नेक्स्ट वाले में हम प्रेस तनाव से हम इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से हम कवर करेंगे। और यहाँ तक हमने क्या क्या किया एक बार इन शॉर्ट में चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको वो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, हमने ग्रेविटी से स्टार्ट किया था करना। ठीक है, हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपको यानी ये याद रखना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या होता है, आपका जो वस्तु का भार क्या होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वस्तु का भार रहता है। ठीक है, जहाँ पे उसका भार सबसे ज़्यादा। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे काम करता है? ठीक नीचे की ओर काम करता है। ठीक है, सेंटर बाकी यहाँ पे ये संतुलन वाला नहीं करना था। सेकंड पॉइंट आपको ये करना है, कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य क्या होता है? कार्य का मात्रा बल गुणा विस्थापन। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। अगर हम थीटा एंगल दिया हुआ है तो एफ एस कॉस थीटा याद रखना था। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। जो कार्य का मात्रक जूल है, कार्य कैसी अदिश राशि, ऊर्जा भी कैसी हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? अच्छी कार्य द्वारा जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा, 2 टाइप की, गतिज और स्थितिज। गतिज में आपको उसकी फॉर्मूला याद रखना, हाफ एम स्क्वायर। स्थितिज में mgh होता है। अब आपको गति ऊर्जा और संवेग में रिलेशन याद रखना था, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा बराबर p²/2m। या फिर आप बोल सकते हो कि जो, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ आपको ऊर्जा संरक्षण करनी है, ये भी ध्यान रखना है। ऊर्जा संरक्षण ये कहता है कि ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे उन्होंने नीचे दिए हैं। डायनामो यांत्रिक को गतिज में कर, यांत्रिक को विद्युत में करेगा। मोमबत्ती है तो यह रासायनिक को विद्युत में प्रकाश में करेगा। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में करेगा। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में करेगा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को प्रकाश विद्युत में करेगा। ट्यूबलाइट विद्युत को प्रकाश में, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक
यांत्रिक में, विद्युत बल्ब विद्युत को प्रकाश में, विद्युत सेल ये करेगा रासायनिक को विद्युत में, सितार क्या हो जाएगा यांत्रिक को ध्वनि में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। संवेग को गति ऊर्जा में मैंने बोला p²/2 सेकेंड चीज़, संवेग का जो दोगुना होता है, संवेग को अगर हम डबल कर देते हैं, ठीक है, तो गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, ये हमारा संवेग हो गया। पावर हमें पता है, कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा होती है, लेकिन कार्य करने की जो दर है उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक या फिर आप बोल सकते हो शक्ति की 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, शक्ति का एक और मात्रक होता है जो होता है अश्व शक्ति। 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट, या फिर 1 किलोवाट बराबर 1.34 हॉर्स पावर भी हो सकता है। ठीक है, होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण यानी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका फॉर्मूला याद रखना, F=G m1m2/r²। जी का वैल्यू याद रखना 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कैसा है वो चीज़ मैंने, यहाँ पे कैपिटल जी एक नेतांग होता है। स्मॉल जी का मान याद रखना 9.8 मीटर पर सेकेंड ऐसा है। स्मॉल जी का मान कहाँ पे ज़्यादा होता है, ध्रुव पे, कहाँ पे कम होता है, इक्वेटर पे। कि स्मॉल जी का मान अगर हम पृथ्वी से ऊपर नीचे जाते हैं तो आपका जी का मान जो है वो घटता है। स्मॉल जी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान कम होगा, घूर्णन गति कम करेंगे तो जी का मान बढ़ेगा, उल्टा होता है। फिर वही चीज़ हमारा लिफ्ट में होता है। लिफ्ट में अगर कोई चीज़ पिंड है, कोई अगर ऊपर जा रहे हैं तो उसका भार कम दिखता है, कम प्रतीत हो, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो भार बढ़ा हुआ, नीचे की ओर भार कम। एक समान वेग से जा रहे हैं तो कोई हमें भार में कोई चेंज नहीं दिखेगा। अगर नीचे आ रहे हैं और रस्सी टूट जाती है तो उसका भार शून्य जैसा लगता है। ठीक है, तो उसका भार हीन था। इसके बाद अगर जो त्वरण है वो गुरुत्व त्वरण से ज़्यादा हो जाता है तो वो छत से जाके टकरा जाती है। ये इसका कुछ पॉइंट हमने नोट करा था। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने दिया। कैसी कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पढ़ चुके हैं। और सभी ग्रहों का जो एरियल वेलोसिटी होता है कैसे होता है, वो कॉमन नियत रहता है। ये पॉइंट हम नोट कर चुके हैं। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना ये याद रखना, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल किस काल को कहते हैं, जो सूर्य के चारों ग्रह जो एक चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण काल। परिक्रमण काल जो है वो दूरी के वक्त घन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बस यही है कि जितना उसका दूरी होगा उतना उसका परिक्रमण काल ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ हमारा परिक्रमण काल से। उपग्रह क्या होता है, सूर्य के ग्रहों के चारों ओर वही उपग्रह, चंद्रमा जैसे पृथ्वी का उपग्रह हुआ। उपग्रह का जो कक्षा ऊंचाई पर ये निर्भर करता है, और ये कक्षा चाल ऊंचाई पर निर्भर करता है, और सेकंड आपका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये थोड़ा ध्यान रखना। सेम चीज़ आपका भूस्थायी उपग्रह उन्हें कहते हैं। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो भी उपग्रह है ना उससे ऊंचाई पर, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो उपग्रह उन्हें कहते हैं भूस्थायी उपग्रह। पलायन वेग यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस नहीं आएगी। इसी को क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग जो है वो कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, या फॉर्मूला अब याद कर लो, √2 GRE करके। ठीक है, फिर हमने दाब किया था, दाब का मात्रा पास्कल होता है। फोर्स यानी जितना बल है, बल और आयतन का अनुपात जो है वो बल और एरिया का, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब का पास्कल होता है। एक और वायुमंडलीय दाब होता है, इसको बैरोमीटर से नापते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के कारण ही खाना जल्दी देरी से पकता है पहाड़ों पर। वायुमंडलीय कारण के कारण ही वायुमंडल जो पेन से ऊंचाई गिर जाती है। वायुमंडलीय कारण के जब हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो हमको नाक से खून बहने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से नापते हैं। बाकी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, इसके बाद एक बैरोमीटर आपका मौसम को बताता है कि कम या ज़्यादा मौसम कैसे रहने वाले। जैसे अगर पाठ्यांक एकदम से नीचे आता तो आंधी आएगी, धीरे धीरे नीचे आता तो बारिश आएगी, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो साफ़ होगा। ये चीज़ बताता है। तो द्रव्य प्रेशर इन लिक्विड, इसका फॉर्मूला याद रखना SDG। उसके हिसाब से ये तीनों पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। पास्कल के नियम, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक है, ये किसका नियम है, पास्कल का है। हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है किसका नियम है, पास्कल का। ठीक है, आकार और आकृति पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, उत्प्लावन बल क्या होता है, जो ऊपर की ओर फोर्स लगता है उसे तो उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, उत्प्लावन बल यानी कि जब किसी वस्तु को हम पूरे आंशिक रूप से डुबाए जाते हैं तो वो अपने, ठीक है, तो क्या करता है, तो उसका जो बल का मान होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, तो पिंड जब द्रव्य में पूर्णतः डूब जाता है तो उसका मान अधिकतम। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई वस्तु किसी पिंड में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वो तो उसके भार में कमी आती है। उसके भार में जो कमी है उसके द्वारा हटाई गई द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है,
घनत्व पढ़ लिया, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, ये एक अनुपात है और आपेक्षिक घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से नापते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सामान्य जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान होता है, क्योंकि यहाँ का घनत्व ज़्यादा होता है। अंडा जल में क्यों तैरता है, क्योंकि घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, सेम चीज़ है कि किसी बर्तन में अगर पानी रखा है, पानी भरा है और उसमें बर्फ़ तैर रही है, तो वो जब वो पिघल जाएगी तो उसका आयतन क्या होगा, तो उसका तल क्या होता है, पानी का तल बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। ठीक है, सेम चीज़ क्या रीज़न है, यही हो गया अपेक्षिक घनत्व वाला रीजन, घनत्व वाला। ठीक है, नमक के घोल का अंडा क्यों तैरता है, क्योंकि घनत्व ज़्यादा होता है। दूध को लैक्टोमीटर से नापते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो हम नेक्स्ट वाले में यानी क्लास नंबर 28 में पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन से करेंगे स्टार्ट, और बाकी क्लास नंबर 27 में मिलते हैं।